हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आज मैथ्स का पढ़ना था ना। हाँ, ओके, मैथ्स के अंदर हमने लास्ट चीज क्या पढ़ी थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था। होमवर्क मैंने दिया था, वो ट्राई किया खुद से? हाँ, सॉल्व हो गए थे सारे क्वेश्चंस? हाँ हो गए थे। अच्छा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मैंने जो है वो ये चीज सिखाई थी कि अगर हम जो है वो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं और बी क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ साइड ए विद साइड बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ साइड बी विद साइड ए। जब ये दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं होते। किया था हमने ये। हाँ, ठीक है, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है हमारी, और जो पेज नंबर है हमारा वो है 99, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। हमें कहा है कि फाइंड ए एंड बी। ए और बी हमें कुछ फाइंड करने को कहा है, और क्वेश्चन में कहा है दो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसको इक्वल कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है इसका a-4 कॉमा b-2 इज इक्वल्स टू 2, 1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, और इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके हमें जो है वो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो जो चीज़ हम इस तरह से कॉमा डाल के यूं ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, मैंने बताया था, उसको हम जो है वो ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई होती है कॉमा से पहले, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम जो है वो और एप्सीसा कहते थे, ABS एप्सीसा। एंड जो कॉमा के बाद जो टर्म लिखी हुई होती है उसे हम जो है वो ऑर्डिनेट कहते थे या वैल्यू ऑफ वाई कहते थे। अगर दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर हैं, फॉर एग्जांपल x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू x2 कॉमा y2, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस के अंदर बराबर है, तो उसका मतलब है x बराबर होगा इस x कोऑर्डिनेट के, या फिर एप्सीसा बराबर होगा एप्सीसा के, और ऑर्डिनेट जो है वो बराबर होगा ऑर्डिनेट के। सो ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर के एप्सीसा को एप्सीसा से इक्वेट करके और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करके हम जो भी अननोन वैल्यूज जैसे यहाँ पे फाइंड करने को कहीं है वो निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है वो एप्सीसा मौजूद है, और इक्वल्स टू के बाद जो ऑर्डर पेयर गिवन है इसके अंदर ये एप्सीसा मौजूद है। सो हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं a-4 इज इक्वल टू 2, और साथ साथ हमारे पास यहाँ जो ऑर्डिनेट मौजूद है ये इक्वल है इस ऑर्डिनेट के। सो b-2 जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके 1 के। जो मैंने इक्वेशन फॉर्म की है, समझ आई? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से ए को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँ? 4 को इक्वल्स टू के उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे तो ये जो -4 है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो 2 + 4 विल बी इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा जो है वो इस तरह 6 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस b को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास b इक्वल हो जाएगा 1 + 2। सो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो इस तरह से 3 आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी जो है वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा है कि 2a + 5 कॉमा 3 इज इक्वल टू 7 कॉमा b-4।
सो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है जिनको इक्वेट करने को कहा गया है। सो हम उसी तरह एप्सीसा को एप्सीसा के साथ इक्वेट करेंगे और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2a + 5 इज इक्वल टू 7 एंड दूसरी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी 3 इज इक्वल टू b - 4। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 5 को पहले वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 7 - 5। सो 2a विल बी इक्वल्स टू 2 एंड a विल बी इक्वल्स टू 2/2। सो a हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। इसी तरह से यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस -4 को जो है वो वहां ले जाके शिफ्ट कर देंगे। सो b विल बी इक्वल्स टू 3 + 4 एंड b विल बी इक्वल्स टू 7। सो ये हमारे पास जो है वो a और b इस तरह से सॉल्व हो गया। क्लियर है ये? हाँ। और सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो जो है वो खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो पार्ट हम कर रहे थे वो था पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड है, उसको खुद से ट्राई करना और ट्राई करके जो है वो पीछे बुक के लास्ट में जो आंसर्स गिवन होते हैं वहां से वेरीफाई कर लेना। अच्छा, जिस तरह से अगर हमारे क्लास में जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है वो सेट्स गिवन होते थे और उन सेट्स को यूज करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल सेट हमारे पास ए और बी, सेट ए गिवन है एंड सेट बी हमारे पास मौजूद है 1 एंड 2। सो यहाँ से हम जो है वो कार्टेशियन इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी के, सो वो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा a,1 a,2 a,3। इसी तरह से b,1 b,2 एंड b,3 इसी तरह। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट फॉर्म होगा। अब सेट ए के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, number of elements जो हमारे पास है they are a and b, so we have number of two elements inside a and number of elements inside b हमारे पास है 3। so ये याद रखना कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो नंबर्स नहीं होते हैं या अल्फाबेट्स नहीं होते। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ऑर्डर पेयर मौजूद होते हैं और ऑर्डर पेयर का मतलब भी हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। सो हमारे पास यहाँ ऑर्डर पेयर मौजूद है। अगर हमें पूछा जाए कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दें, सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दें, तो जिस तरह हमने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, सो यहाँ हम देखें तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर हमसे सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर 2 थे, सेट बी के अंदर 3 थे। तो अगर हम यहाँ अपने इस ऑर्डर पेयर के अंदर हम देखें तो 2 × 3 is 6। सो हमारे पास टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? हाँ। ठीक है। सो जिस तरह अभी हमने जो है वो सेट ए और सेट बी अगर हमारे पास गिवन था तो सेट ए और सेट बी से मैंने जो है वो यूज करके कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म किया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके भी जो है वो हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके भी जो है वो हम अपने सेट्स को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके जो हम सेट P और सेट Q निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है A1 2 1 C3 3 1 और फॉर एग्जांपल B2। ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के हमें जो है वो सेट्स फाइंड आउट करने, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट P एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट Q। तो ये दो वैल्यूज, इन दो सेट की जो है वो मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने क्या किया था, सेट गिवन होते थे तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हुए हों तो हम सेट्स की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हमारे पास P और Q गिवन है, तो हम क्या कर सॉरी P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो है वो P और Q की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो यहाँ जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है P और Q लिखा हुआ है बाद में। सो यहाँ हर ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो वैल्यूज गिवन है ये सारी आएंगी सेट P के अंदर, X की तमाम वैल्यूज P के अंदर आएंगी, और ये जो Y वाली वैल्यूज लिखी हुई कॉमा के बाद ये सारी जो है वो Q के अंदर आएगी। तो मुझे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के सेट P की वैल्यू बताओ। थ्री। सेट P की वैल्यूज मुझे बताओ। A A 2 2 C C 3 3 B। B। तो ये मेरे पास सेट P की वैल्यूज आ गई, और सेट Q की वैल्यूज बताओ मुझे। 1 1 3 3 2। तो सेट Q की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमने वाइस वर्सा दोनों चीजें सीख ली। सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के सेट्स को फॉर्म करना, सेट्स अगर गिवन हो तो उन सेट्स को देख के कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉर्म करना, और अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो सेट ए के अंदर या बी के अंदर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 and number of elements in set B is equals to let's suppose 5. So हमारे पास जो number of order pair in A cross B जो आएंगे वो बराबर होते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के। number of sets in element A, set A multiply by number of elements in set B। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 multiply by 5। So number of elements in A cross B will be equal to 5 3s are 15। तो ये भी चीज हमने सीखी कि हम किस तरह से सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मौजूद तमाम जो वो होंगे ऑर्डर पेयर होंगे उसका काउंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हमारे पास सेट ए और सेट बी मौजूद होते हैं। इन सेट ए और सेट बी को यूज करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ए क्रॉस बी। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके फिर हम फॉर्म करते हैं बाइनरी रिलेशन, और उसके बाद फिर बाइनरी रिलेशन को यूज करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो फंक्शन फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस था, सेट ए और सेट बी को यूज करके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके बाइनरी रिलेशन, और बाइनरी रिलेशन को यूज करके फिर हम जो है वो फंक्शंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम पहले जो है वो बाइनरी रिलेशन फॉर्म करना सीखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट्स गिवन है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 एंड सेट बी हमारे पास मौजूद है ए एंड बी। सो अगर हमें बाइनरी रिलेशन फॉर्म करने को कहते हैं, बाइनरी रिलेशन फॉर्म करने को कहते हैं, तो हम सबसे पहले जो है वो ये चीज फॉर्म करेंगे, बिकॉज बाइनरी रिलेशन फॉर्म करने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद बाइनरी रिलेशन हम फॉर्म करेंगे। सो सेट ए क्रॉस बी जो है वो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास वो इक्वल आएगा 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा ए। सो ये मेरे पास जो है वो तमाम ऑर्डर पेयर आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर जो है वो 3 एलिमेंट्स मौजूद थे, यहाँ पर मेरे पास 1 एलिमेंट मौजूद था। तो यहाँ मेरे पास जो है वो टोटल 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो मेरे पास जो है वो टोटल 3 एलिमेंट्स फॉर्म हो गए, जैसे हमने अभी लास्ट बोर्ड के ऊपर सीखा। अब हम इस रिलेशन में से जो है वो बाइनरी रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। बाइनरी रिलेशन, या इसको जस्ट रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला है, तो यहाँ जो बाइनरी रिलेशन फॉर्म करेंगे वो भी फ्रॉम ए टू बी होगा। सो वो निकालते हैं। बाइनरी रिलेशन जो है वो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं कि किसी भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं, तो वो इक्वल होता है हमारे पास 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सो अगर हमें रिलेशन फाइंड करने कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने बाइनरी रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है, सो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8। सो यहाँ पर मैं टोटल 8 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फॉर्म कर सकता हूँ, जिसमें याद रखना सबसे पहला जो रिलेशन फॉर्म होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से फॉर्म होते हैं जिस तरह हमने जो है वो प्रीवियस क्लास के अंदर सेट के चैप्टर के अंदर जो पावर सेट फॉर्म किया था, बिल्कुल उसी तरह से पावर सेट की तरह ही जो है वो हम इन बाइनरी रिलेशन को फॉर्म करते हैं। तो पहला जो रिलेशन फॉर्म होगा वो इक्वल होगा एम्प्टी सेट के। सो ये मेरे पास एक रिलेशन फॉर्म हो गया। इसी तरह से एक और रिलेशन जो फॉर्म होगा R2। सो R2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम इन तीनों ऑर्डर पेयर में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लेंगे जो कि बाइनरी रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये मैं रिलेशन बना दूं, उसके बाद हम जो है वो चेक करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद है। तो ये मेरे पास दूसरा जो है वो बाइनरी रिलेशन आ गया। इसी तरह से तीसरा बाइनरी रिलेशन फॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर बारी बारी एक एक ऑर्डर पेयर जो है हम उसके अंदर ले लेंगे। तो दूसरा मेरे पास हो गया 2 कॉमा ए। इसी तरह से फोर्थ बाइनरी रिलेशन हमारा हो जाएगा जिसमें हम 3 कॉमा ए ले लेंगे। सो ये देखना गौर से, रिलेशन के अंदर हम ऑर्डर पेयर को जो है वो लिखेंगे, सिर्फ 3 कॉमा ए लिख देंगे तो ये रिलेशन लिखा हुआ गलत है। जिस तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में हमेशा ऑर्डर पेयर्स आते हैं, बिल्कुल इसी तरह बाइनरी रिलेशन के अंदर भी हमेशा ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ये 4 मेरे पास रिलेशन फॉर्म हो गए। अब फिफ्थ रिलेशन फॉर्म करते हैं, और इस फिफ्थ रिलेशन में देखना, अब हम सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर का रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम दो दो ऑर्डर पेयर का जो है वो रिलेशन फॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास हो जाएगा 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए। सो ये मेरे पास एक और बाइनरी रिलेशन फॉर्म हो गया फ्रॉम सेट ए टू डी। नेक्स्ट रिलेशन R6। सो R6 के अंदर हम कोई और दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 कॉमा ए एंड 3 कॉमा ए। तो ये मेरे पास एक और बाइनरी रिलेशन आ गया R6। देन R7, सातवां रिलेशन मेरे पास फॉर्म हो जाएगा जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर और थर्ड ऑर्डर पेयर जो मैंने बना लिया है, सेकेंड और थर्ड, ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा फॉर्म नहीं हुआ। सो एक ऑर्डर पेयर ये भी आ सकता है 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा
ए। सो एक और मेरे पास रिलेशन 7 रिलेशन फॉर्म कर लिए। अब यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 बाइनरी रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं। सो इन 8 बाइनरी रिलेशन में से जो सबसे लास्ट वाला रिलेशन है जिसको हम कहेंगे R8। तो जैसे हमने स्टार्ट एम्प्टी सेट से किया, उसके बाद हमने सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर को बाइनरी रिलेशन के अंदर शामिल किया, उसके बाद हमने दो दो के पेयर बना के बाइनरी रिलेशन फॉर्म किए, और लास्ट के अंदर अब दो दो का कोई और पेयर फॉर्म नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला जो बाइनरी रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, जिसमें सारे ऑर्डर पेयर शामिल हो जाएंगे, 1, A, 2, A एंड 3, A। सो ये हमने जो है वो टोटल 8 बाइनरी रिलेशंस फॉर्म किए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि बाइनरी रिलेशन जो है वो हमारा सही फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। सो इसके लिए जो है वो हम ये देखेंगे, जब भी हम जो है वो कोई रिलेशन फॉर्म करेंगे, लेट सपोज बाइनरी रिलेशन जिसको हम यूं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बाइनरी रिलेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होती है रेंज। डोमेन और रेंज ये दो चीजें हमारे पास बाइनरी रिलेशन के अंदर होंगी। अब डोमेन ऑफ आर रिलेशन should be equal to set A and domain or range of our binary relation should be equal to set D। जो हमारी डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए और हमारी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए। अब डोमेन और रेंज कैसे निकालती हैं हम अपने इसी अब बाइनरी जो रिलेशन मैंने फॉर्म किया था इसके अंदर देखते हैं कि जे लेट सपोज हम जो है वो ये वाला जो है वो रिलेशन ले लेते हैं R6। सो R6 के अंदर जो x की वैल्यूज हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यूज हैं। तो x की जो वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाती हैं। डोमेन इज इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ x। इसी तरह से अगर हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, सो रेंज इज इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ y। y की जो वैल्यूज हैं वो रेंज कहलाएंगी और जो x की वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाती हैं। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो R6 मैंने रेंज रिलेशन R6 लिखा है, सो मैं डोमेन फाइंड करता हूँ, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R6। सो मुझे इसकी डोमेन बताओ। R6 की डोमेन 1 and 3 है। R6 की डोमेन है कि 1 and 3। अच्छा, इसको याद रखना, इसको हम जो है वो ऑर्डर पेयर में नहीं लिखेंगे। डोमेन और रेंज ये एक सिंपल सा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुझे रेंज बताओ R6 की। A। जो रेंज हमारे पास जो है वो ए आ जाएगी। तो ये तरीका है हमारा रेंज और डोमेन को निकालने का। यहाँ जो मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर एक चीज लिखी है उसके अंदर मैं करेक्शन कर दूं कि ये जो है वो इक्वल नहीं होता बल्कि जो है वो सबसेट होता है। ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का मैं साइन हटा देता हूँ। So domain of our relation is subset of set A and the range of our relation will be subset of B। जरूरी नहीं है कि जो है वो इक्वल हो सेट के, बट सबसेट होनी जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम अपने
फंक्शन वाले टॉपिक पर आएंगे। ओके, सो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो है एक्सरसाइज नंबर 5.5, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट L इज इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 5। ये सेट L हमें गिवन है। इसी तरह से सेट M हमारे पास है। सेट M is equals to y such that y belongs to prime numbers and y is less than 10। सो ये मेरे पास एक सेट मौजूद है और उसमें हमें जो है वो चार रिलेशंस फाइंड करने हैं। पहला जो रिलेशन है, रिलेशन R equals to x comma y such that y is less than x। सो ये मुझे जो है वो रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना है। पहले ये वाला रिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद बाकी रिलेशन जो पूछे हैं वो देखते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि रिलेशन को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले जो है वो चाहिए होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें सेट की वैल्यूज चाहिए। सो पहले मैं जो है वो अपने सेट को टेबुलर फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। मेरा जो सेट L और M गिवन है ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है। सो पहले इसकी मैं टेबुलर फॉर्म बना लेता हूँ। हमारा जो सेट L है उसके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं x दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होते हैं जिसमें हम फिलहाल बात करें वो नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 5। तो मुझे एलिमेंट्स बताओ सेट L के। 1 to 5। 1 2 3 4 एंड 5। सो ये मेरे पास जो है वो ये बन गया, सेट L बन गया। इसी तरह से सेट M फॉर्म करते हैं इन विच सेट M में y such that y belongs to prime number and prime number all the prime number less than 10। so less than 10 प्राइम नंबर बताओ मुझे कौन कौन से हैं। 3, 5 and 7। 1 इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। इसके बाद बताओ। 5, 5 7। 7 8 और 9 और 10 ये सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में से सेट L फॉर्म कर लिया और सेट M फॉर्म कर लिया। अब मुझे रिलेशन जो बताना है, रिलेशन से के लिए मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता हूँ L क्रॉस M। सो L क्रॉस M का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मैं इन तमाम नंबर्स का सेट L का ऑर्डर पेयर फॉर्म करूंगा अपनी सेट M के साथ। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देखते जाओ, ये सही फॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 1,1, फिर हमारे पास आ जाएगा 1,2, देन 1,3 एंड 1,5 एंड 1,7। तो यहाँ तक मैंने जो है वो सेट L का जो पहला एलिमेंट था उसका ऑर्डर पेयर जो है वो L सेट M के तमाम एलिमेंट के साथ फॉर्म किया। इसके बाद दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ मेरा दूसरा एलिमेंट जो है वो 2 है। इस 2 का भी जो है वो तमाम एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर फॉर्म करता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,5 एंड 2,7। तो दूसरे एलिमेंट का मैंने जो है वो सेट M के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म किया। इसी तरह से 3,1, 3,2, 3,3, 3 एंड 4 5 एंड 3,7। नेक्स्ट हमारे पास 4 और 5 बच गया, तो उसके भी हमें सेट बना लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,5
एंड 4 7। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट बच गया हमारे पास 5। सो 5 का 5 1 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। सो ये हमारे पास जो है वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट फॉर्म हो गया। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड 5 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो 5 है। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ 25 होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो मेरे पास L क्रॉस M के अंदर जो है वो 25 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। अगर मैं इसमें ये पूछूं कि L क्रॉस M से कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, तो रिलेशन फॉर्म करने के लिए भी जो है वो भी मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म करने हो, सो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर 25। सो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ सारे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर्म नहीं करने। मुझे सिर्फ वो ऑर्डर पेयर फॉर्म करने हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे जो है वो R1 फाइंड करना है। अब R1 का जो सवाल लिखा हुआ है उसमें सवाल के अकॉर्डिंग मेरे रिलेशन के अंदर सिर्फ वो ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसके अंदर y स्मॉल हो x से। ये बात समझ आई? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे इस रिलेशन 1 के अंदर इस तमाम ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर बताओ एक एक करके जिसमें y जो है वो x से स्मॉल हो या फिर x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी हो। 2 1 तो एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारे पास जिसमें है 2 1। ठीक है, दूसरा? 3 1 ठीक है, दूसरा? 3 2 सो ये हमारे पास आ गया दो और 3 1 एंड 3 2। ठीक है, देन 4 1 4 1। 4 2 ठीक है, 4 3 4 3 बिल्कुल सही है। और 5 1 5 1। 5 2 ठीक है, 5 3। 5 3। ठीक है, और कोई ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहा है? नहीं। ठीक है। सो जो कंडीशन हमें गिवन थी रिलेशन 1 के लिए जिसमें ये बताना है ऐसा रिलेशन जिसमें x जो है वो y से बड़ा हो, तो ये हमारे पास जो है वो एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के अंदर रिलेशन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर ऐसा रिलेशन फॉर्म करना है R2 इज इक्वल्स टू x कॉमा y such that x is equal to y। हमें ये रिलेशन जो है वो फॉर्म करना है। तो अब इसी इसी जिस तरह तुमने R1 की कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर पेयर बताए, इसी तरह से R2 वाले रिलेशन के तमाम ऑर्डर पेयर बताओ। उसमें हमें ये देखना है कि x और y उसके अंदर बराबर होने चाहिए। 1 1 ठीक है, 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5। सो ये हमारे पास जो है वो एक और रिलेशन फॉर्म हो गया R2 जो कि इस स्पेशल कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन में कहा है कि हमें R3 फॉर्म करना है। R3 in which order pairs are x comma y such that x plus y should be equal to 6। x और y को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 6 हो।
तो ऐसा ऑर्डर पेयर जो है वो बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो 6 होना चाहिए। तो उसी तरह से तमाम ऑर्डर पेयर्स को देखो और मुझे बताओ कि कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स और वाई का सम 6 आएगा। 1 and 5, 1 and 5, 4 and 2, 4 and 2, 3 and 3, 3 and 3, यही है। एक और भी है। 5 and 1, 5 and 1। तो ये वो तमाम ऑर्डर पेयर है जिसका जो सम है एक्स और वाई का वो इक्वल टू 6 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो ये जो मेरे पास 3 रिलेशन फॉर्म हुए हैं, साथ साथ हम जो है वो यहाँ पर इन रिलेशंस की जो है वो डोमेन्स भी निकालते हैं। डोमेन और रेंज, ये तीनों चीजें जो है वो हम यहाँ पर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेन ऑफ रिलेशन 1। सो डोमेन का मतलब क्या होता है? तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स। सो अब मुझे इस रिलेशन R1 की डोमेन्स बताओ। 2, ठीक है, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो इसके अंदर जो वैल्यूज रिपीट हो रही है, हमें पता है कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होते। बिल्कुल सही है। इसी तरह से रेंज फॉर्म करते हैं हम अपने रिलेशन R1 की। तो रेंज बताओ। 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है। इसी तरह से डोमेन फॉर्म करते हैं हम रिलेशन R2 की। डोमेन बताओ। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5। ठीक है। देन रिलेशन ऑफ R2, सॉरी रेंज ऑफ R2। रेंज बताओ। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5। ठीक है। डोमेन ऑफ R3 बताओ। 1, 1, 4, 4, 3, 3, 5, 5। ठीक है। फाइनली रेंज ऑफ रिलेशन R3। 5, ठीक है। 2, 2, 3, 3, 1। 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फंक्शन। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास सेट ए और सेट बी अगर गिवन हो तो सेट ए और सेट बी को यूज करके हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके जो है वो हम रिलेशंस फॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे। देन उन रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं दोज आर फंक्शन। सो तमाम रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते। जो इतने सारे फंक्शंस फॉर्म होते हैं उन फंक्शन में से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम सॉरी, इतने सारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन फॉर्म होते हैं उन बाइनरी रिलेशन में से कुछ बाइनरी रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं। सो फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए मौजूद है और एक सेट बी मौजूद है। इन दो सेट को यूज करके पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। सो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने बहुत सारे रिलेशंस फॉर्म किए। उस रिलेशन को मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो ये रिलेशन फॉर्म कर दिया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मैंने जो है वो कोई एक रिलेशन जो है वो फॉर्म कर दिया। सो अब मैं इस रिलेशन के ऊपर फंक्शन होने की कंडीशन अप्लाई करूंगा। और फंक्शन होने की कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि हमारा जो रिलेशन है उसकी डोमेन, domain of this relation should be equal to set A। जब हम उस अपने रिलेशन की डोमेन निकालें तो हमारी जो डोमेन है वो यही वाला सेट के बराबर आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन जो है वो रिपीट ना हो, डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड। क्लियर है ये दो कंडीशन? हाँ। तो जब भी हम कोई फंक्शन चेक कर रहे होंगे, हर फंक्शन जो है वो बाइनरी रिलेशन भी होता है। सो उस बाइनरी रिलेशन को अगर हम चेक कर रहे होंगे कि क्या वो रिलेशन साथ साथ फंक्शन भी है या नहीं है, तो हमें ये दो चीजें अप्लाई करके देखनी है कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर आ जाए और उस डोमेन, जो हमारी जो डोमेन फॉर्म हो रही है वो डोमेन के अंदर कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो। डेफिनेशन क्लियर है ये फंक्शन की? हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं।
अच्छा, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन को ही जो है वो साथ साथ हम एक और नाम भी होता है, याद है इसका? बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कहते हैं इसको, इनटू फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे ना, फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे, सो डेफिनेशन में जैसे हमने देखा कि फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम डोमेन को देखते हैं। डोमेन को किसी भी रिलेशन की डोमेन को देख के हमें पता चलेगा कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। सो फंक्शन होने के लिए हम डोमेन को चेक करते हैं। जब हम टाइप ऑफ फंक्शन देख रहे होंगे, जब फंक्शन हमें पता चल गया कि दिस रिलेशन इज आल्सो अ फंक्शन, तो जब हम टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, तो टाइप ऑफ फंक्शन के लिए जो है हम डोमेन को नहीं देखेंगे, हम हमेशा जो है वो रेंज को देखेंगे। ये बात समझ आ गई? हाँ। फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम डोमेन को देखते हैं, जबकि जब फंक्शन पता चल जाए कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, तो फिर जो है वो जब टाइप ऑफ फंक्शन पे हम आते हैं, तो टाइप ऑफ फंक्शन के लिए फिर हम जो है वो रेंज को देख के बताते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है। तो जब हम इनटू फंक्शन पढ़ रहे होंगे कि कौन सा फंक्शन जो है वो इनटू होता है, सो इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि हमारी जो रेंज है should be subset of B, and range should not be equal to set B. हमारी जो रेंज है फंक्शन की वो सेट बी का सबसेट होनी चाहिए, बट सेट जो रेंज है वो सेट बी के जो है वो बराबर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सेट ए की मैं वैल्यूज ले लेता हूं 1, 2 एंड 3, और सेट बी की वैल्यूज मैंने ले ली ए, बी एंड सी। तो ये मेरे पास सेट ए और बी आ गए। मैंने जो है वो एक रेंडमली जो है वो एक रिलेशन फॉर्म किया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जो है वो मैंने एक रिलेशन फॉर्म किया, और उसको मैं फॉर्म करता हूं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज आवर इनटू फंक्शन। फॉर एग्जांपल 1 कॉमा सी, 2 comma a, and 3 comma a, 2 comma b। सो ये मैंने जो है वो रिलेशन फॉर्म किया है। बताओ, पहले तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अप्लाई करो उसके ऊपर कि क्या ये जो हमारा रिलेशन लिखा हुआ है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी वो रेंज में हैं, लेकिन इसमें सबसेट होना चाहिए, सेट बी से इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो नहीं, देखो मैंने पूछा क्या है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था, डोमेन को देखते हैं। डोमेन जो है वो बराबर होनी चाहिए, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन शुड बी इक्वल टू ए, डोमेन शुड बी इक्वल टू ए। सो इसकी डोमेन क्या है, 1 एंड 2। 1 एंड 2। तो क्या डोमेन ए के बराबर है यहां पर? हाँ। नहीं है। सेट ए में हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीनों आ रहे हैं, जबकि यहां इसकी डोमेन देखें तो इस रिलेशन की डोमेन में सिर्फ 1 और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज नॉट इक्वल टू सेट ए। हमारे पास डोमेन हमेशा जो है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। सो डोमेन ए के बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है इट इज जस्ट अ रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। समझ आई बात? हाँ। ठीक है, तो मैं जो है वो उसको चेंज कर देता हूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 कॉमा बी।
अब इस रिलेशन के अंदर डोमेन को देखें तो अब यहाँ पर डोमेन, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो आ रही है 1 2 एंड 3 और सेट ए की भी वैल्यू सेम है 1 2 एंड 3। सो अब ये जो रिलेशन है हमारा फंक्शन भी है। सो अब हम जो है वो टाइप ऑफ फंक्शन इसके ऊपर देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन के लिए मैंने कहा था कि हम रेंज को देखते हैं। तो इस सेट की मुझे रेंज बताओ। सी रेंज बताओ क्या आ रही है। ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। एक मिनट, हम जो है वो कर रहे थे इंजेक्टिव फंक्शन। सो इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे रेंज बताओ। सी एंड बी। सी एंड बी। सो ये मेरे पास जो है वो रेंज आ गई। सो इनटू फंक्शन होने के लिए या इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या चीज जरूरी है। रेंज बी की सेट बी की सबसेट हो। रेंज जो है वो हमारी सेट बी की सबसेट होनी चाहिए। तो यहाँ देखो जरा सबसेट बन रही है। हाँ बन रही है। सबसेट जो है वो बन रही है और साथ साथ ये वाली डेफिनेशन अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। हाँ। ये वाली डेफिनेशन भी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा फंक्शन था, दिस रिलेशन इज आल्सो अ फंक्शन, और ये जो हमारा फंक्शन है वो एक इंजेक्टिव फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है। इसके अलावा जो है वो इसी फंक्शन को जो है वो हम मैपिंग के थ्रू भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर 1 2 एंड 3, और सेट बी के हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट से हमारे पास ए बी एंड सी। सो पहला जो ऑर्डर पेयर है वो फॉर्म हो रहा है 1 और सी के दरमियान। तो ये मेरे पास जो है वो पहला ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गया, रिलेशन बन गया फ्रॉम 1 विद सी। दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो 2 एंड सी है। तो 2 और सी का एक रिलेशन हमने इस लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और तीसरा जो है हमारे पास वो है 3 कॉमा बी। सो ये मेरे पास 3 कॉमा बी फॉर्म हो गया। तो यहाँ तक मैंने जो है वो रिलेशन में से जो है वो इस रिलेशन को जो है वो मैप करके दिखा दिया। तो ये जो है वो मैपिंग कहलाती है। हम अपने फंक्शन को इस तरह से भी सेट बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रिलेशन को और फंक्शन को हम इस तरह मैपिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैपिंग को देख के जो है वो हमें फंक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। पहला जो तरीका था कि फंक्शन के अंदर जो है वो डोमेन रिपीट ना हो, तो यहाँ देखो 1 भी एक ही बार यूज हो रहा है, 2 भी एक ही बार यूज हो रहा है और 3 भी एक ही बार यूज हो रहा है। इसका मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही है एक ही अंदर, और साथ साथ एक के सारे एलिमेंट जो है वो एक एक बार यूज हो रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट बच जाए एक के अंदर या एक के अंदर कोई रिपीटेशन हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। एक के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और एक के सारे एलिमेंट सिर्फ एक एक बार यूज होने चाहिए, तभी जो है वो रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा। और अगर हम अपने इनटू फंक्शन वाली डेफिनेशन देखें तो मैपिंग के अंदर आसान ये है कि सारे एलिमेंट जो है वो यूज नहीं होने चाहिए। कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो जो एलिमेंट है वो फंक्शन के अंदर यूज ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो ये जो ए है वो यूज नहीं हो रहा। कोई ना कोई एलिमेंट अगर बी का बच जाए तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो कौन सा है, इनटू फंक्शन। क्लियर है ये। हाँ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट एक्स मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट है सी डी एंड 2, और ये जो मेरा सेट है वाई, सेट वाई के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 एंड 2। सो इसके अंदर जो है वो फंक्शन फॉर्म करके देखते हैं। लेट से ये मैंने एक ऑर्डर पेयर बना लिया D1 C का 1 के साथ,
डी का 2 के साथ और इस 2 का 2 के साथ। बताओ क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? फंक्शन है, फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि इसमें रेंज कम है डोमेन से। फंक्शन ऐसे नहीं देखते रेंज कम है, फंक्शन ऐसे देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है वो यूज होने चाहिए, और ये सारे एलिमेंट सिर्फ एक एक बार यूज होने चाहिए, तब हम कहते हैं दिस इज अ फंक्शन। समझ आई बात? हाँ। ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि जो हमने अभी इनटू फंक्शन पढ़ा, क्या ये इनटू फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज में कोई और एलिमेंट बच नहीं रहा। एलिमेंट जो है वो रेंज के अंदर कोई बच नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो हमारा फंक्शन बना हुआ था, ये फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन नहीं है। कोई एक ऐसी रेंज होनी चाहिए जो कि बच रही हो, तो इसी फंक्शन को जो है मैं दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ। सो हमारे पास कुछ इस तरह से अगर फंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है वो हमारा अब इनटू फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज इसके अंदर रेंज सारी यूज नहीं हो रही। तो इस मैपिंग को देख के अगर मैं यहाँ से फंक्शन को ड्रॉ, रिलेशन या फंक्शन को ड्रॉ करूं, सो हमारा जो फंक्शन है उसको हम अब f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस फंक्शन f फ्रॉम x टू y, सो इट विल बी इक्वल टू, हम इसी तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म कर लेते हैं, 3, 1, इसी तरह से d, 1 एंड 2, 1। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो एक इनटू फंक्शन है। समझ आ गई बात? हाँ। ठीक है, तो हम क्लास को जो है वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसी टॉपिक को, फंक्शन के टॉपिक को, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।